हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 25 है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पठारों को देखा था और पिछली क्लास में हमने इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को देखा था। तो अभी हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां व पहाड़ियों को देख रहे हैं। देखिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में इस फैले हुए इस प्रायद्वीपीय भारत में फैले हुए कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को देखा था, जिसमें अरावली श्रेणी थी जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसके अलावा विंध्याचल और सतपुड़ा को देखा था। अब हम इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट। इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो जनरली हम देखेंगे, ये तापी नदी है और तापी नदी के मुहाने जहाँ पर ये अपना जल को अरब सागर में गिराती है। तापी नदी के मुहाने पर एक स्थित शहर है खानदेश। ये खानदेश से शुरू होती है और दक्षिण की ओर जाती है और नीलगिरी के बाद एक पाल घाट दर्रे को पार करती हुई यह कन्याकुमारी तक इसका विस्तार माना जाता है। तो आज हम इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह तापी नदी के मुहाने में स्थित खानदेश से शुरू होकर यह दक्षिण की ओर स्थित कैप कैमोरिन व कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन और कन्याकुमारी एक ही है, दोनों के एक ही नाम है, तक इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर लंबा माना जाता है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर माना जाता है, खानदेश से लेकर कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट पूर्णतः भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसमें समझने वाली बात है कि यह भारत की पूर्णतः सबसे लंबी श्रेणी का मतलब क्या है। भारत में विस्तृत सबसे लंबी श्रेणी जो है वो है हिमालय, लेकिन हिमालय का जो विस्तार है वो भारत से शुरू होता है, चीन में भी रहता है, नेपाल में भी रहता है, भूटान में भी रहता है। तो कह सकते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है वो एक नहीं बल्कि कई देशों में है, मगर इस पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह केवल एकमात्र देश इंडिया में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह पूर्णतः भारत में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई देखें। अगर हम पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई देखें, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, तो उत्तर में जहाँ पर तापी का मुहाना होता है वहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ा कम होती है और जैसे ही दक्षिण आती है इसकी चौड़ाई अधिक होती जाती है। इसका कारण ये है कि जब यह पश्चिमी घाट दक्षिण की ओर जाती है तो वहाँ पर पूर्वी घाट भी आकर मिलता है, इस वजह से इसकी जो चौड़ाई होती है वह ज़्यादा व अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत यह सबसे अच्छा एक फिगर है जो कि भारत के भूगोल को
शो करता है। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये गुजरात है, ये हिमालय है, ये उत्तर का मैदान है। तो देखिए, हमको अभी इसको देखना है। तो अगर एक जनरली आप देख रहे होंगे तो इस तरफ का जो भाग है वो थोड़ा उठा हुआ लग रहा है, और इस तरफ का जो भाग है ये थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा था, ये उठा हुआ लग रहा है। लेकिन ये जो भाग है ये निचला हुआ लग रहा है, जैसे ये नीचे, इसी तरह ये उठा हुआ लग रहा है। तो यह जो है हम कह सकते हैं कि इस पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, पश्चिमी घाट का जो ढाल है, वह पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। क्योंकि अगर किसी भी जगह का हमें अगर ढाल जानना है तो उस जगह में बहने वाली नदियों की दिशा से हम जान सकते हैं कि उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का फ्लो किसकी ओर है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन सभी नदियों का जो फ्लो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट एक जो पर्वत है, बल्कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह एक भ्रंश द्वारा निर्मित एक पर्वत है। इस पश्चिमी घाट पर्वत का जो निर्माण है, जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर फ्लो कर रही थी, जा रही थी, तब उसी समय इस पर्वत पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो पश्चिमी घाट पर्वत एक भ्रंश के द्वारा निर्मित पर्वत है। जब अफ्रीका से इंडियन प्लेट अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, तभी इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत एक दीवार की भांति है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह एक दीवार की भांति है। यह एक क्रमबद्ध रूप से है। क्रमबद्ध का मतलब है यह बीच बीच में गैप नहीं देती है, केवल एक दो गैप आते हैं, बाकी यह खानदेश से लेकर कन्याकुमारी तक एक क्रमबद्ध रूप से पाई जाती है। लेकिन अगर यह एक क्रमबद्ध रूप से पाई जाती है तो पश्चिम में पाए जाने वाले जो शहर हैं, इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में पाए जाने वाले जो शहर हैं, जिसमें मुंबई आता है, गोवा आता है और भी कई महत्वपूर्ण शहर आते हैं, तो इन शहरों से पूरब में स्थित, इस पश्चिम घाट के पूरब में स्थित शहरों को जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गैप पाए जाते हैं। देखिए, ये पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में कुछ महत्वपूर्ण शहर पाए जाते हैं, जिसमें गोवा, मुंबई, मंगलुरु, कोच्चि, ये बड़े बड़े शहर पाए जाते हैं। इन शहरों से अगर हमें इस पश्चिमी घाट के पूरब में स्थित शहरों की ओर जाना है तो इन शहरों को जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गैप पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत एक दीवार की भांति है। दीवार की भांति का मतलब है कि यह एक क्रमबद्ध रूप से पाए जाने वाला पर्वत श्रेणी है, जिसे पार करना कठिन है। इस पर्वत को पार करने के लिए 4 प्रमुख दर्रे हैं। इस पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। देखिए, पहला है थालगाड़ दर्रा। थालगाड़ दर्रा एक महत्वपूर्ण दर्रा है। थालगाड़ दर्रा की जो स्थिति है वह देखेंगे हम। देखिए, ये है मुंबई और यहाँ पर पाया जाता है नासिक। तो थालगाड़ दर्रा की जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पर है। तो जैसे ही हम मुंबई से इस थालगाड़ दर्रे को पार करते हैं तो हम नासिक अगर जाना चाहते हैं तो इसी दर्रे से जाएंगे। थालगाड़ दर्रे से हम मुंबई से नासिक जाएंगे, इसी दर्रे से हम कोलकाता जाएंगे, इसी दर्रे से हम नागपुर जाएंगे, इसी दर्रे से हम भोपाल जाएंगे, इंदौर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि थालगाड़ जो दर्रा है वह एक मुंबई से नागपुर, नासिक, कोलकाता, इंदौर आदि शहरों को जाने के लिए यह एक रास्ता प्रदान करता है। इसी दर्रे से हम मुंबई से नागपुर, नासिक,
कोलकाता, भोपाल, इंदौर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा, यह दर्रा पश्चिमी घाट के थालघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है, इसलिए बंबई से पुणे जाने के लिए यह रास्ता देता है। भोरघाट दर्रे से बंबई से पुणे व चेन्नई जाने के लिए यह रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल राज्य को तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य से जोड़ता है। पश्चिमी घाट पर्वत पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ा जो दर्रा है वह पालघाट दर्रा है। उसको हम कहते हैं पलक्कड़ दर्रा, क्योंकि यह पलक्कड़ जिले में पाया जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 24 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी जो चौड़ाई वो लगभग 24 किलोमीटर है। देखिए ये कोच्चि से चेन्नई पालघाट दर्रे घाटी है जो कि 24 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट देखते हैं सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा दर्रा यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से मदुरई, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है, वहां जाने के लिए रास्ता जोड़ता है। तो सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पालघाट दर्रा की जो स्थिति है वह है देखिए पालघाट दर्रे की जो स्थिति है वह ये है, ये पालघाट दर्रा है। तो देखिए पालघाट दर्रा के उत्तर में पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ वह पहाड़ियाँ हैं जो पूर्व और पश्चिमी घाट आपस में जहाँ मिलती हैं उसी को हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो पालघाट दर्रा के उत्तर में है नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालघाट दर्रे के दक्षिण में है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पालघाट दर्रे के उत्तर में है नीलगिरी, दक्षिण में है अन्नामलाई। अन्नामलाई पर ही पाई जाती है अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी, व इसी के दक्षिण में है इलायची पहाड़ियाँ व कार्डमम पहाड़ियाँ। तो पालघाट दर्रे के उत्तर में पाई जाती है नीलगिरी, दक्षिण में पाई जाती है अन्नामलाई व कार्डमम व इलायची पहाड़ियाँ। देखिए पालघाट दर्रे के दक्षिण में अन्नामलाई, पालिनी व इलायची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और पालघाट दर्रे के उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पश्चिमी घाट की उत्पत्ति। पश्चिमी घाट की जो उत्पत्ति है वो अरब सागर के नीचे की ओर धंसने के कारण हुई है। जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रही थी तब ये स्थिति हुई है। आगे जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप का जल विभाजक का काम करता है। जिस तरह से उत्तर के मैदान में विस्तृत अरावली पर्वत जल विभाजक का काम करता है, अरावली पर्वत के पूरब की ओर बहने वाली सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार अरावली के पश्चिम में बहने वाली सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसी तरह से हमने भारत की सभी नदियों का जो डिवाइडेशन है वह विंध्याचल पर्वत से देखा था कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में बहने वाली सभी नदियां उत्तर के मैदान की सहायक नदियां बनती हैं, उत्तर में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां बनती हैं, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहने वाली सभी नदियां दक्षिण में स्थित नदियों की सहायक नदियां बनती हैं। उसी प्रकार अब हम आते हैं प्रायद्वीपी भारत पर। तो प्रायद्वीपी भारत पर पश्चिमी घाट है वह नदियों का विभाजन करता है। पश्चिम घाट पर बहने वाली सभी नदियां जो पश्चिम घाट के पूरब की ओर बहती हैं वो सभी पूरब की ओर जाती हैं, वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इसी प्रकार पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियां अपना जल अरब सागर पर गिराती हैं। देखिए इसको थोड़ा सा, ये 3D एक पिक्चर है प्रायद्वीपी की। ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से बहने वाली पूरब की ओर जितनी भी नदियां निकलती हैं ये सभी नदियां पूरब की ओर बहती हैं,
और अपना जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इसी प्रकार इस पश्चिमी घाट से बहने वाली सभी नदियां पूरब की ओर पश्चिम की ओर जितनी भी बहती हैं वह अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो यह पश्चिमी घाट इस प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक का काम करता है। इसको आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिम पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर यह अरब सागर में जल गिराती हैं। देखिए, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अपना जल अरब सागर में गिराती हैं तो यह इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पश्चिम घाट से निकलने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है या फिर तीव्रगामी नदियां होती हैं। और जब नदियों की स्पीड तेज होती है तो वहाँ पर जलप्रपात बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एक नहीं बल्कि अनेकों जलप्रपात बनाती हैं, जिसमें से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर गरसोप्पा नामक जलप्रपात पाया जाता है। देखिए, वह नदियां जो पश्चिम घाट से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, उसमें से पाई जाती हैं शरावती नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी व पेरियार नदी के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अपने जल को पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जल गिराती हैं। इसके अलावा पश्चिम घाट से निकलकर पूरब की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि पश्चिम घाट से निकल करके पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीलगिरी पर्वत इस प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण पर्वत पाया जाता है जो कि पश्चिम और पूरब घाट, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणी आती हैं, जो मिलती हैं, उसी को हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी एक पर्वतीय गांठ के रूप में है, एक पर्वतीय गांठ के रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब दो पर्वत श्रेणी आपस में मिलती हैं तो यह एक गांठ का निर्माण करता है। यह एक गांठ का निर्माण करता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपस में जहां मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह केरल, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊटी और उदग मंडल यह दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। इसका जो सिचुएशन है वह तमिलनाडु में है। यह नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। तो यहां से कई क्वेश्चन निकलते हैं कि ऊटी कहां पाया जाता है, तो ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऊटी कहां पाया जाता है, ऑप्शन में नीलगिरी पर्वत है तो ये सही है। अगर उसी के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन है कि कहां पाया जाता है तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर ऊटी नहीं दिया गया है, उदग मंडल दिया है तो ये ऊटी ही है। ऊटी का दूसरा नाम उदग मंडल है। यह नीलगिरी पर्वत श्रेणियों पर तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइलेंट वैली एक शांत घाटी है जो कि सदाबहार वनों से आच्छादित है। सदाबहार वन यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह केरल राज्य में स्थित है जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो कि तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में अनाईमुड़ी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है। नेक्स्ट देखते हैं। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, देखिए नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पालघाट दर्रा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पलक्काड़ दर्रा। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पालघाट दर्रा पाया जाता है और उसके दक्षिण में पाया जाता है अनाई मलाई पहाड़ी, उसी पे पाई जाती है अनाई मुड़ी। देखिए, पालघाट दर्रे के दक्षिण में अनाई मलाई पहाड़ी पाई जाती है। अनाई मलाई पहाड़ी पर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी 2695 मीटर की है जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनाई मुड़ी चोटी भी एक गांठ की तरह है। यहां पर 3 पहाड़ियां आपस में मिलती हैं। इसको भी हमें समझने की जरूरत है। देखिए,
ये है पालिनी की पहाड़ी, यह है अनाईमलाई और यह है इलायची। तो ये तीन पहाड़ी जब आपस में मिलती हैं तो इस पहाड़ी के थोड़ा सा उत्तर में एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। इसको भी हम कह सकते हैं कि यह एक पर्वतीय गांठ है जो कि तीन पहाड़ियों के मिलने से बनी हुई है, अनाईमुड़ी। देखिए अनाईमुड़ी चोटी एक गांठ की तरह है, यहां पर भी तीन पहाड़ी आपस में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनाईमुड़ी के उत्तर में अनाईमलाई पहाड़ी पाई जाती है, पूर्व में पालिनी पाई जाती है और दक्षिण में कार्डमम या इलायची पहाड़ी पाई जाती है। इस अनाईमुड़ी चोटी के उत्तर में अनाईमलाई, पूरब उत्तर में पालिनी और दक्षिण में कार्डमम व इलायची पहाड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अनाईमुड़ी के दक्षिण में इलायची पहाड़ी, अनाईमुड़ी के दक्षिण में इलायची पहाड़ी या उसी को कहते हैं कार्डमम पहाड़ी, उसी को कहते हैं इलामलाई पहाड़ी। देखिए इलायची पहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन किया जाता है, केरल में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए इन पहाड़ियों को कहते हैं हम इलायची की पहाड़ी। तो दोस्तों अभी हमने इस भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत पाए जाने वाले पश्चिमी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। अब हम देखते हैं इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को। देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है इसका पूरा जो निर्माण है, जो नया निर्माण है वह पश्चिमी घाट की वजह से है। पूर्वी घाट भी एक पश्चिमी घाट की तरह थी, लेकिन पश्चिम घाट से निकलने वाली अनेकों नदियों ने इस पूर्वी घाट को काट दिया है, वह इसको एकदम से अपरदित कर दिया है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह उत्तर पूर्व उड़ीसा में विस्तृत महानदी की जो घाटी है जो कि पश्चिम बंगाल के समानांतर पाई जाती है। तो उत्तर पूर्व उड़ीसा में विस्तृत महानदी घाटी के पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के समानांतर पाई जाने वाली घाटी है, वहां से शुरू होती है और दक्षिण पश्चिम में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। नीलगिरी श्रेणी को हम बार बार बताते हैं, नीलगिरी पर्वत जो है वह पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूर्वी घाट दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। जिस तरह से दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण पश्चिमी पर्वत श्रेणी करती है, उसी प्रकार इस दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। जिस तरह से पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है, उसी प्रकार पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है, मगर ये बहुत ही बीच बीच में कटा छटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह क्रमबद्ध नहीं है। पश्चिमी घाट की जो स्थिति है वह एक यूनिफॉर्म है, एक क्रमबद्ध रूप से है, जो खानदेश से लेकर कन्याकुमारी तक क्रमबद्ध रूप से पाई जाती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट जो है वह पश्चिमी घाट से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों ने इस पूर्वी घाट को काट दिया है, अपरदित कर दिया है, इसलिए पूर्वी घाट क्रमबद्ध नहीं ना होकर के यह कटा छटा हुआ है। देखिए इसलिए पूर्वी घाट को पश्चिम घाट की तरह एक पूरा पूर्वी घाट नहीं कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट को कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों में ना कह के केवल कहते हैं यह पश्चिमी घाट है, मगर पूर्वी घाट क्रमबद्ध ना होने के कारण इसको पूर्वी घाट के साथ साथ बीच बीच में इसको पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि इसको विभिन्न स्थानीय पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब यह
महानदी से आती है तो बीच में महानदी गोदावरी के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर गोदावरी कृष्णा आती है तो ये पूरा काट देता है। इसके बाद फिर आई श्रेणी, फिर नदियाँ, तो स्थानीय पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए अब देखिए अगर हम उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में पूर्वी घाट में पाई जाने वाली पहाड़ियों को देखिए, नयागढ़ पहाड़ी है वहां पर एक, उड़ीसा में पूर्वी घाट के अंतर्गत पाई जाने वाली नयागढ़ पहाड़ी है। टिकर पाड़ा पर्वत श्रेणी है, गठजात पहाड़ी है और अस्सिया पहाड़ी है। तो पूर्वी घाट के अंतर्गत पाई जाने वाली यह उड़ीसा में स्थित 4 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी व पहाड़ियां हैं। तो कहने का मतलब है कि यह क्रमबद्ध ना होकर के बीच बीच में इसमें गैप है, इसलिए इस पूर्वी घाट की अलग अलग पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली पूर्वी घाट में श्रेणियां, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के नाम से जो श्रेणियां जानी जाती हैं। देखिए देखिए नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, एरामला और शेषचलम, ये 5 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पूर्वी घाट के अंतर्गत, पूर्वी घाट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में ये 5 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में भी पूर्वी घाट पर कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए ये जावादी पहाड़ी है, ये सेवाराय की पहाड़ी है, ये मैलागिरी पहाड़ी है, यह सिरुमली पहाड़ी है, ये पंचमलाई पहाड़ी है। 5 महत्वपूर्ण पहाड़ी हैं जो कि तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट के अंतर्गत पाई जाती है। मैलागिरी पहाड़ी जो है वह एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। आगे अभी हम देखेंगे इसको। देखिए पूर्वी घाट जो है वह गोदावरी और महानदी के बीच में असली इसका अस्तित्व पाया जाता है। कहने का मतलब है गोदावरी नदी और महानदी के बीच में इसका अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन जैसे ही गोदावरी और कृष्णा के बीच में हम जाते हैं तो इसका जो अस्तित्व है वो ना के बराबर है। देखिए बिल्कुल समाप्त हो गया। कृष्णा और गोदावरी के बीच इसका जो स्थिति है, जो अस्तित्व है, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार, देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम स्थिति देखें ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार का एक छोटा सा फिगर है। ये यहां से गोदावरी नदी बहती है, ये कृष्णा नदी बहती है, और यहां पर महानदी। तो हम देखें कि जब इस प्रायद्वीपीय पठार की 2 महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें से एक सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों नदियों के जो बेसन हैं वो यहीं पे बनाते हैं, और ये एक नहीं बल्कि करोड़ों सालों से बहती आ रही हैं। तो इन दोनों नदियों ने यहाँ की जितनी भी पर्वत श्रेणी हैं, जितनी भी ऊपर की जो सतह है वो पूरी तरह से हटा दिया है। कहने का मतलब है इन नदियों ने यहाँ की सतह को अपर्दित कर दिया है, इसको अपर्दित कर दिया है या रिमूव कर दिया है, पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। इसलिए यहाँ पर
इसका जो अस्तित्व है वह ना के बराबर है। दूसरी ओर देखें, महानदी और गोदावरी के बीच में यह पूर्वी घाट का सबसे अच्छा अस्तित्व पाया जाता है। कहाँ? गोदावरी और महानदी के बीच में सबसे अच्छा इसका अस्तित्व पाया जाता है। देखिए पूर्वी घाट पर्वत का वास्तविक रूप से महानदी और गोदावरी के बीच में इसका अस्तित्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कावेरी नदी और पेन्ना नदी। देखिए कावेरी नदी और पेन्ना नदी के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मेलागिरी। यह चंदन के बनों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में प्रसिद्ध है किसके लिए? चंदन की लकड़ी के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी पूर्वी घाट को काटकर होजिकल नामक एक जलप्रपात का निर्माण करती है। होजिकल जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट जिस तरह से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दूसरे नंबर की डोडा बेट्टा है, उसी प्रकार पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अरोया कोंडा है। अरोया कोंडा जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। दूसरी ओर देखें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी देवड़ी मुंडा है जो कि उड़ीसा में है, इसकी ऊंचाई 1598 है। तो पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी अरोया कोंडा जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरोया कोंडा है 1680 मीटर। दूसरे नंबर की चोटी है देवड़ी मुंडा जो कि उड़ीसा में है। देखिए अभी हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले दो और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को देखा है, जिसमें हमने पूर्वी घाट के बारे में विस्तार से देखा, पश्चिमी घाट के बारे में विस्तार से देखा। अब हम इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाली छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं जो कि गुजरात राज्य में पाई जाती है। इंडिया का एक महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात। इस गुजरात में भी कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां व पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए ये गुजरात का छोटा सा मैप है। देखिए ये एक पहाड़ी है कच्छ की पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। ये 5 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो गुजरात में पाई जाती हैं। तो देखिए गुजरात की पहाड़ियों को हम 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला है सौराष्ट्र की पहाड़ियां, दूसरा है कच्छ की पहाड़ियां। तो सौराष्ट्र की पहाड़ियां हैं इनको हम देखिए, ये सौराष्ट्र एरिया है, इस सौराष्ट्र एरिया को हम कहते हैं कठियावाड़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखिए जो भूमि 3 ओर से जल से घिरी होती है, जो भूमि 3 ओर से जल से घिरी होती है उसको कहते हैं हम प्रायद्वीप। तो यह सौराष्ट्र भी 3 ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कठियावाड़ प्रायद्वीप। तो सौराष्ट्र का दूसरा नाम है कठियावाड़ प्रायद्वीप। चलिए हम देखते हैं इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले गुजरात में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां। देखिए बरदा पहाड़ी, देखिए गिर पहाड़ी। गुजरात में पाई जाने वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सभी पहाड़ियों में सबसे प्रसिद्ध जो पहाड़ी है वह गिर की पहाड़ी है। पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक ही जगह है जहां पर एशियाई शेर, भारतीय शेर या बब्बर शेर पाए जाते हैं। वह सौराष्ट्र के गिर पहाड़ियों में भारतीय शेर, बब्बर शेर व एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसी गिर पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसी गिर पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसके अलावा बरदा की पहाड़ी है, मांडव की पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी है। ये 3 और महत्वपूर्ण पहाड़ियां जो कि इस कठियावाड़ प्रायद्वीप में
पाई जाती हैं, इसके अलावा सौराष्ट्र एरिया में पाई जाती हैं। कच्छ की पहाड़ियाँ यह इस गुजरात के उत्तर में स्थित कच्छ में पाई जाती हैं। इस कच्छ में पाई जाती हैं। ये है कच्छ की पहाड़ियाँ। ये सूखी पहाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर सभी नदी एक तो सूख जाती हैं, यहाँ आते आते सभी नदियाँ सूख जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस भारत के भूगोल के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पर्वत श्रेणियों को देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने अरावली पर्वत श्रेणी देखी थी, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है, जल विभाजक का काम करता है, और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने देखा था। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत को देखा हमने, इसके बाद हमने सतपुड़ा को देखा था, और आज हमने इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट को देखा, पूर्वी घाट को देखा, और गुजरात में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों को देखा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।